प्यारी दिल छू लेने वाली कहानी। मम्मी जी, आप तो 4 दिन पहले ही आ जाइएगा। आप ही तो बताइएंगे कि कैसे सारे काम निपटाएंगे। मैं तो वैसे भी सालों से शहर में अकेली रह रही हूँ, ज्यादा रीति रिवाज जानती नहीं हूँ। हाँ हाँ शिखा, हम समय पर आ जाएंगे। शिखा आज अपनी ससुराल अपने पति सौरभ के साथ आई थी। ऐसे तो वह सौरभ और अपने 2 बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती है। शादी के कुछ साल बाद ही सौरभ की अच्छी नौकरी लग गई थी। इसी वजह से उसे ससुराल से दूर अलग अपनी जिंदगी बसानी पड़ी। जब भी वो ससुराल आती, ससुराल की जिम्मेदारी पूरी तन्मयता और मन से निभाती थी। आज ससुराल वह अपने ससुराल वालों को अपने नए घर का न्योता देने आई थी। सौरभ, एक बात तो बताओ, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अलग कमरा बनवाया है कि नहीं? माँ, कैसी बातें कर रही हो? आपके लिए कमरा तो क्या, पूरी एक मंजिल बनवाई है। आप जिस कमरे में रहना चाहे उस कमरे में रह सकती हैं। और क्या, आखिर वह घर भी मेरे बेटे का ही है, हिस्सा तो मेरा भी बनता है। क्यों शिखा, मैं सच कह रही हूँ ना। मम्मी जी, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, घर सारे आपके ही हैं। तभी वहाँ ससुर जी आ गए। घर का नाम क्या रखा है सौरभ? बाबूजी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी। आपके नाम से ही घर का नामकरण किया है। आपका शुभ नाम से प्रेरित होकर ही घर का नाम रघुनंदन धाम रखा। हाँ, आखिर बाप हूँ तेरा। हाँ बाबूजी, आप एकदम सही कह रहे हैं। भाभी केवल माँ बाप का ध्यान रखा है और मेरा नहीं। क्यों दीदी, ऐसे क्यों कह रही हैं? बोलिए ना, आपको क्या चाहिए? मैं तो सोने का हार लूंगी। आखिर मेरा भाई नए घर में जा रहा है। आपको तो पता ही है, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब उसके सारे काम मैं ही किया करती थी। आज उसका भुगतान का समय आ गया है। आखिर मेरा भी तो कोई हिस्सा बनता है इस खुशी में, कहकर शिखा की ननंद राधा हंस पड़ी। राधा दीदी, माँ के बाद का दर्जा आपको ही दिया है मैंने, हिस्सेदारी तो आपकी बनती ही है, कहकर सौरभ राधा की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। इतने में ही राधा की 15 साल की बेटी पीहू दौड़ती हुई आई। मामा मामा, नए घर पर मेरी क्या हिस्सेदारी होगी? बोल पीहू, क्या चाहिए तुझे? जैसा मम्मी के पास रेशम जरी का लहंगा है ना, बिल्कुल वैसा लहंगा चाहिए मुझे, सच्चे काम का। बड़े लोगों को तो हिस्सेदारी मांगते सुनते देख तो शिखा को अजीब नहीं लगा, लेकिन 15 साल की पीहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिखा चौंक गई। उल्टा सास ससुर और ननंद पीहू की इस बात पर इतराने लगे। ओ मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, कहकर राधा पीहू की बलैया लेने लगी। आखिर तेरे मामा मामी हैं, तू कहेगी जो देंगे तुझे। शिखा अपने ससुराल वालों की आदत से वाकिफ थी। शादी के समय भी सास ससुर ननंद सबने एक एक करके अपनी सारी मांगे उसके पिता के सामने रखी थी। ऐसे में शिखा को उनके व्यवहार पर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता था। फिर सौरभ का अपने परिवार वालों के लिए इतना प्यार। शिखा वैसे भी इन मामलों में सौरभ के आगे ज्यादा बोल नहीं पाती थी, पर सौरभ की एक बात अच्छी थी, जितना मान सम्मान वह अपने माँ बाप और बहन का करता था, उतना ही पत्नी का भी करता था। अकेले रहने की वजह से सौरभ शिखा को घर के कामों में हमेशा बराबर का हाथ बटाता था। कहीं ना कहीं सौरभ के घर वालों को इस बात से बड़ी दिक्कत होती थी। लड़का होकर घर के कामों में भागीदारी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तय समय पर सौरभ के सभी घर वाले नए घर में रहने के लिए आ गए। शिखा ने सभी काम बहुत अच्छे से प्रबंध किया था। 24 घंटे का एक नौकर रख रखा था, जिससे काम का बोझ उस पर अकेले पर ना पड़े। जैसे जैसे सास ससुर नंद नंदोई और उनकी बेटी ने चाहा, वैसा वैसा शिखा और सौरभ ने उन लोगों के लिए किया। शिखा ने अपना सारा हिसाब लगाते हुए सौरभ को टोका भी। सौरभ, हम हमारे बजट से बहुत ऊपर जा रहे हैं, तुम्हें लगता है क्या यह सही है? तुम चिंता मत करो शिखा, माँ बाप की खुशी सबसे बढ़कर है। मैं ओवर टाइम करके सब मैनेज कर लूँगा। अभी मम्मी पापा जैसा चाहते हैं वैसा कर लेते हैं। शिखा पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई नाटक खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए जो उसकी सास कहती रही वह वैसे ही करती रही। चाहे सास की बहन का नेग हो, चाहे उनके भाई भौजाई का,
चाहे ननंद के सास ससुर का नेक हो या ननंद का खास हो या दूर का हो, हर नेक में जैसा हिस्सा सास ने चाहा शिखा ने खुशी खुशी सबको पूरा किया। लेकिन इतना होते हुए भी शिखा का सास को कुछ खटकता था। वह था सौरभ का शिखा के हर काम में हाथ बटाना। आखिर शिखा अकेली क्या क्या संभालती। ऐसे में सौरभ ने घर को प्रबंध करने का कार्य अपने हाथ में ले रखा था। 3 दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा चला। चौथे दिन अचानक शिखा के घर 24 घंटे काम करने वाली शांति का बेटा बीमार हो गया। दीदी, दुख तो बहुत हो रहा है, लेकिन अगले 4 दिन में अब आपकी मदद नहीं कर सकती। मेरे बेटे को बुखार है, अस्पताल में भर्ती करना होगा। तू चिंता मत कर, तूने 3 दिन मेरी बहुत मदद करी है। आगे के दिन भी किसी तरह से निकल ही जाएंगे। तू जा, तेरे बेटे को संभाल। और शांति चली गई। इधर अब रसोई के सारे कार्यों की जिम्मेदारी शिखा के सर पर आ गई थी। सौरभ सारी स्थिति समझ रहा था। दूर के रिश्तेदार तो सभी चले गए थे, लेकिन खास खास की सूची बनाए तो घर में अभी भी कम से कम 10 लोग थे। इन 10 लोगों का सुबह से लेकर नाश्ता, खाना पीना, चाय, पकोड़े, सैंडविच, किसी की मीठी चाय तो किसी को फीकी चाय, किसी को करेला पसंद नहीं तो कोई आलू को उबालकर नहीं खाता, किसी को भिंडी लंबी कटी चाहिए तो किसी को टिंडे तो केवल भरमा ही पसंद आते हैं। ऐसे अनगिनत फरमाइश से शिखा के पास में सुबह से शाम तक काम रहता था। सौरभ दिन में तो काम पर चला जाता था, लेकिन शाम और सुबह में शिखा की पूरी मदद करता था। सौरभ की माँ कई बार उसे टोक देती थी, हम अभी थोड़े दिन में चले जाएंगे, हमारे साथ बैठकर थोड़ी बात भी कर ले। हाँ माँ, शांति चली गई है ना, अब शिखा के पास काम ज़्यादा है। आप चिंता ना करें, मैं आपके साथ भी बात कर लूँगा। बात करना तो एक बहाना था। हकीकत में सास नहीं चाहती थी कि सौरभ शिखा को घर के कामों में मदद करे। और फिर एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि सौरभ की माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया। रविवार का दिन था। उस दिन सौरभ ने रसोई के कामों में भी शिखा की थोड़ी मदद की। हाय हाय, मेरा फूल जैसा बच्चा, इससे आज तक मैंने एक चम्मच तक नहीं धुलवाई। और शिखा, तुमने मेरे बेटे का क्या हाल बना दिया है। शिखा ने सौरभ को रसोई में से बाहर जाने का इशारा दिया। सौरभ को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन बात ज़्यादा आगे ना बढ़े, इसलिए वह रसोई में से बाहर आ गया। जैसे ही वह कमरे में गया, सास ने फिर से वही बात छेड़ दी। देखो सौरभ, इस तरीके से अपनी पत्नी का गुलाम बनकर रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। आखिर तुम आदमी हो, ऐसा काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी सौरभ के पिताजी बोल पड़े, थोड़ी तो अपनी गरिमा बनाकर रखकर पहले ही सभी बिरादरी वालों के सामने शिखा को इतना काम करवाकर तूने हमारी नाक कटवा दी है। अब बर्तन धोकर क्या हमारा सरेआम मजाक बनवाएगा। सौरभ अपने माँ बाप से किसी बात पर उलझना नहीं चाहता था। वह जानता था 2-3 दिन में माँ बाप चले जाएंगे, इसलिए उसने बात को वहीं ख़त्म करने की सोची। लेकिन वहाँ बैठे सभी सदस्यों को बात खत्म करने से चैन कहाँ मिलने वाला था। ऐसे में शिखा का नंदोई बोला, भाई साले साहब, माफ़ करना, माना कि आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपकी पत्नी ने हमारा तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। सौरभ ऐसी बातें सुनकर कुछ समझा नहीं। आखिर क्या कमी रह गई थी खातिरदारी में जीजाजी की, जो इस तरीके से कह रहे हैं आप बोलिए जीजाजी, क्या नहीं किया शिखा ने। भाई, घर में सभी ने अपना अपना हिस्सा ले लिया, आखिर हमें क्या मिला। हमारे हिस्से में तो एक सोने की चेन बनती थी, लेकिन आप लोगों ने तो मात्र 10,000 देकर हमसे पिंड छुड़ा लिया। हाँ भाई, सोने के हार की बात हुई थी, इतना तो मेरा हिस्सा बनता ही था, लेकिन देख वजन में कितना कम है ये। भला ये पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी। राधा सोने का हार हवा में हिलाते हुए बोली, मामा, वैसे मामी ने मेरे लिए भी मैंने कहा जैसा लहंगा नहीं बनवाया। ये देखिए, बॉर्डर तो कितनी पतली है लहंगे की, पर ठीक है, कहकर पीहू ने मुंह बिचका दिया। हाँ बेटा, बुरा मानने की बात नहीं है, तेरी मौसी जी भी कह रही थी, नेग में हिस्सा तो उनके पद के हिसाब से बहुत ही कम मिला है, और तेरी मामी, उन्हें तो साड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर अब मैं क्या कहती। कुल मिलाकर बहू ने सभी पदों की हिस्सेदारी
उनके मान सम्मान के अनुसार नहीं दी। कहने को बहू सब कुछ मेरे कहे कहे ही कर रही थी, लेकिन ये तो उसके खुद के समझ की बात है कि मेरे कहने के बावजूद भी उसे उन रुपयों में कुछ बढ़ाकर ही देना चाहिए था। सौरभ के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह सच में सोच में पड़ गया, आखिर कैसा परिवार है। यहाँ मैं और शिखा अपनी हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, फिर भी इतनी शिकायतें। आखिरकार जीवन में पहली बार सौरभ अपने माँ बाप के सामने ऊंचे स्वर में बोल ही दिया, जितने अच्छे से आप सभी को अपने हिस्सेदारी का ध्यान रहा, क्या कभी भी आपने अपनी भागीदारी के बारे में सोचा है? कभी आप में से किसी ने भी सोचा कि शिखा अकेले ही दिन भर घर के सारे काम संभालती है? हम हमारे अधिकार का हिस्सा तो मांगने आ जाते हैं, लेकिन अपने कर्तव्यों में भागीदारी निभाने कभी आगे नहीं बढ़ते। ऐसे में मैं अगर उसकी कुछ मदद कर भी देता हूँ तो आपको वह भी बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी, आपका नाम से तो इस घर का नाम है। क्या 4-5 दिनों के लिए भी आप बाजार से सब्जियां नहीं ला सकते थे? माँ, पूरी एक मंजिल आपके लिए बनवाई है इस मकान में, क्या थोड़ा साफ सफाई का जिम्मा नहीं निभा सकती हो? और राधा दीदी, सोने का हार मांगा था आपने, जिससे आपने वह गहने मांगे, उस भाभी को रसोई में थोड़ा काम नहीं करा सकती? और पीहू को तो क्या ही बोलूं, आप सबने इसको इतना छूट दे रखी है कि आपसे भी 4 कदम बढ़कर ही बात करती है। जहाँ तक बात मेरे काम करने की है, तो फिर जब घर हम दोनों का है तो हर काम में भागीदारी भी हम दोनों की ही होनी चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता आपसी समझ और सूझबूझ से बनता है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि मैं घर के कामों में भागीदारी करके कहीं भी कुछ गलत कर रहा हूँ। रही बात आपकी नेक में हिस्सेदारी की, तो मेरे हिसाब से शिखा और मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि जिन लोगों को अपनी भागीदारी का ध्यान नहीं, ऐसे लोग हिस्सेदारी की बात नहीं करें तो ही बेहतर है। आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत हो तो वह 2 दिन पहले ही यहाँ से जा सकता है, क्योंकि मैं और शिखा इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अपना रुआंदा गला लेकर सौरभ कमरे से बाहर निकल आया। बात बिगड़ते देख माँ बेटी और सभी के हलक सूखने लगे। सभी एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। जानते थे सौरभ बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि जिस हक से हिस्सेदारी मांगी उस हक से उनमें से किसी ने काम में भागीदारी नहीं निभाई। अब सबके पास अपनी अपनी पसंद बन चुकी थी। रहना है तो काम करो, नहीं तो अपने अपने घर जाने का रास्ता सौरभ खोल चुका था। सौरभ की माँ को अब ये समझ में आ चुका था कि अपने श्रवण जैसे बेटे को जवाब देने के लिए उनकी मनमानियों ने मजबूर कर दिया था। शाम से ही सौरभ की बहन और उसकी बेटी शिखा के कामों में हाथ बटाने लगी, क्योंकि उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और ये इतने अच्छे बेटे और बहू को खोना नहीं चाहते थे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।